गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 5वीं का रिमझिम पाठ्य पुस्तक के 15वां पाठ विशन की दिलेरी, इसका मैं रीडिंग कर रही हूँ। इसका पठन है, इसका ध्यान से सुन करके पढ़ने की कोशिश करना। ओके चिल्ड्रन। सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छुप कर खड़ा हो गया। इसमें क्या है? बिशन की दिलेरी। बिशन एक लड़का, छोटा बच्चा रहता, 10 वर्ष का एक बालक रहता है। वह बहुत दयालु और अच्छे दिल का रहता है। उसे जीव जंतुओं के प्रति उसके दया की भावना उसके मन में है। वह बहुत दयालु। तो वह रोज कर्नल दत्ता के घर में कर्नल दत्ता की पत्नी उसे पढ़ाया करती थी, पढ़ने के लिए जाता था। उसके फार्म हाउस से लगे सेब एप्पल के गार्डन थे। तो वहाँ पर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। मतलब छोटे छोटे कीट वगैरह मार डालने के लिए दवाई का छिड़काव हो रहा था। तो बिशन अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। तो बहुत सारे शिकारी लोग वहाँ तीतर को पकड़ने, कुछ जीव जंतुओं को शिकार करने के लिए आते हैं, ठीक है। और एक नहीं 2-3 गोलियां साथ में चली। और ये तो छोटा लड़का था ना, छुप के देख रहा था कि ये लोग गोली कहाँ से चला रहे। तो देखा कि घाटी में आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पक्षी घबरा गए, है ना। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे कुछ पक्षी, ठीक है। तो बिशन सहम कर पेड़ की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया था। आगे देखो, पेज नंबर 118। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। मैंने कहा ना, शिकारी बिशन जो है बहुत दयालु बच्चा है। तो वह सोचता है ये शिकारी लोग किस तरह से कितना दुख पहुंचाते हैं पक्षियों का शिकार करके। तो वह नेक्स्ट देखो, वह समझ गया। पेज नंबर 119 में देखो। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था।
तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो वह जो है ना, जहाँ खड़ा था ना, उसी के आसपास में वह झाड़ियों के अंदर एक तीतर जो है ना छटपटा रहा था। उसने अपना स्वेटर निकाला और उसे ऐसे ढक दिया। शिकारियों से बचते हुए उस तीतर को उसने स्वेटर से ढक करके पकड़ लिया और झाड़ियों के पीछे से छुप छुप करके कर्नल दत्ता के घर की ओर भागने लगा। वो शिकारी लोग देख लेते हैं ये हम लोग का शिकार लेके चला जा रहा है, हम लोग का मारा हुआ तीतर जो है पक्षी को लेके चला जा रहा है ऐसा। तो ये बचाते हुए, क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था ना, तो वह ले करके भागता है। उसके बाद में आगे देखो 120 पेज में, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीली तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीली तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। मैंने कहा ना, वो छिप छिप करके उस तीतर को पकड़ करके भाग रहा था ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। देखो हिम्मत के कितना, इतना छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा, हिम्मत देखो उसकी हिम्मत। वह रुका नहीं, शिकारियों से डरा भी नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था ना, तो उस अच्छे काम करने की भावना उसके मन में थी। वही उसको एनर्जी दे रहा था, वही उसे शक्ति दे रहा था, वही उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि नहीं, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम डरो नहीं, तुम रुको नहीं। इस तरह से आगे देखो। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे मार से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा, कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँवों की आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था।
पेज नंबर 121 में देखो बच्चों। हाँ, उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देख कर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक ओर शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलवादार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन? कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है। हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। अब ये क्या किया है, बिशन ने घर पहुंच गया ना, तो वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। टोकरी के अंदर में उस तीतर को रख दिया और स्वेटर से ढक दिया। और जो ढलवादार छत थी वहाँ खपरेल वाली, वो किचन के पास में, वो चढ़ के वहीं पर छुप गया। हाँ ठीक है। अब जैसे यहाँ पहुँचा दो शिकारी लोग, तो बोले कि यहाँ पर हम शिकारी हैं। तो कर्नल दत्ता के पूछने पर कहता है कि हम तो शिकारी हैं और हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। हम शिकारियों पक्षियों का शिकार करने हर साल हम आते हैं। तो फिर इसका क्या करते हो? शिकार करने के बाद में इन पक्षियों को क्या करते हो? सीधी सी बात है, हम तो उसे खाते हैं। खाने के लिए उन पक्षियों का मांस जो है पकाकर खाते हैं, ये लोगों को आदत सी है।
तो इसलिए कर्नल दत्ता ने कहा गुस्से में। ये फिर दूसरे शिकार ने जवाब जब दिया ना, तो अब बोलता, अब तो हमको उस लड़के को ढूंढवा दीजिए जो इधर ही कहीं छुपा हुआ है। उसने ध्यान नहीं दिया, कर्नल दत्ता ने, है ना, ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, तुम लोग कैसे हो, हर साल इतने तीतर मार डालते हो और कुछ को खा लेते हो और बाकी जो है यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तो यहाँ पर ये मिलते हैं, हाँ, मरे हुए, ढेरों तीतर मरे हुए हम लोगों को मिलते हैं। इस तरह से डांटने लगा। तो कर्नल दत्ता की बात सुनकर दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं है। अब जाते हो, जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। चुपचाप से जो है बिशन सुन रहा था। दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर उतर गया। वो शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। क्यों, तड़प रहा था ना तीतर, तो इसलिए वह बहू को, कर्नल दत्ता की वाइफ को बुला रहा है। उतनी पत्नी, उसी को बहू जी कहता है, तो उसको बुला रहा था कि ये जो है पक्षी ये तड़प रहा है, इसे किस तरह से बचाया जाए। तो बिशन की आवाज़, नेक्स्ट पेज नंबर 123 में देखो, बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे। ठीक है बच्चे, जा पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था, क्या करता बाबूजी? इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तो इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ, दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांग लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। कितना मज़ेदार कहानी है ना, लेख है ये। और ये जो है ना, आखिर उस तीतर को उसने बचा दिया, है ना। तो इस तरह से बच्चों इसे बार बार पढ़ो, पढ़ करके तुम लोग भी पढ़ना सीखो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। ये इस इस कहानी का को लिखने वाले लेखिका है प्रतिभा नाथ। ओके।